सतोशी नाकामोटो ये एक ऐसा नाम है जिसे कंप्यूटर साइंस की दुनिया में शायद ही कोई नहीं जानता होगा। ये वही नाम है जिसने फेमस पेपर ब्लॉकचेन के ऊपर पब्लिश किया था, पर इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। किसी ने आज तक सतोशी नाकामोटो को ना देखा है, ना ही वो जानते हैं कि ये सच में एक पर्सन है। ऐसा भी हो सकता है जिसने ब्लॉकचेन डेवलप किया हो, उसने नाम चेंज करके और उसके बाद पब्लिश किया हो। पर जब भी आप सर्च करोगे बिटकॉइन किसने बनाया, तो आपको यही नाम देखने को मिलेगा। बिटकॉइन बनाने से पहले सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन बनाया। ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर सारी क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है। ब्लॉकचेन बहुत वाइडली यूज होता है ऐसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जिनका आप ओनरशिप प्रूव कर सको। इसका मतलब उसके ओनर के पास में एक ऐसी की होती है, प्राइवेट की, जिसके थ्रू कोई भी वेरीफाई कर सकता है कि वही उसका असली ओनर है, और इस डॉक्यूमेंट को कोई भी कॉपी या पेस्ट करके यूज़ नहीं कर सकता। तो आज हम क्रिप्टो करेंसी एंड इसके माइनिंग के प्रोसेस को डीपली समझेंगे। तो चलिए समझते हैं क्रिप्टो के पीछे की आर्किटेक्चर को एंड चलते हैं साइंस के समंदर से कुछ बूंद निकालने। क्रिप्टो करेंसी को मैनेज किया जाता है पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज सिस्टम के द्वारा। इसका मतलब ये किसी नॉर्मल एप्लीकेशन या किसी नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह एक सर्वर पे नहीं होता, बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर के एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे हम पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं, और फिर वही इसे मैनेज करते हैं। जो लोग ये सिस्टम प्रोवाइड करते हैं कैलकुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी के लिए, उन्हें ही हम माइनर्स कहते हैं। अब अगर हम ब्लॉकचेन के स्ट्रक्चर को देखें तो ये कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर एक चेन है जो कि बहुत सारे ब्लॉक से बना हुआ है। हर ब्लॉक के अंदर में ट्रांजैक्शन के इन्फॉर्मेशन रहते हैं, और उसके अलावा एक की रहता है जो कि नेक्स्ट ब्लॉक के तरफ रेफ़र करता है। इसका मतलब अगर आप पहले ब्लॉक से स्टार्ट करोगे तो उसका की आपको दूसरे ब्लॉक में ले जाएगा, दूसरे ब्लॉक का की आपको तीसरे ब्लॉक में ले जाएगा। इसी तरह जितना भी ब्लॉक होता है वो एक दूसरे से लिंक्ड होता है। तो अगर किसी ब्लॉक को इसमें रिप्लेस किया जाए तो वो पूरा का पूरा ब्लॉकचेन काम नहीं करेगा, और आप पता लगा सकते हो कि जो ओरिजिनल डेटा है उसके साथ में छेड़छाड़ किया गया है। पर आखिर ये ब्लॉक्स में होता क्या है और ये डेटा आता कहाँ से है? इसे समझने के लिए हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पास 3 ऐसे यूज़र हैं जो आपस में क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करते हैं। तो लेट्स से ए ने कुछ भेजा अमाउंट बी को, बी ने कुछ भेजा सी को, एंड सी ने भेजा ए को। इसी तरह ट्रांजैक्शन आपस में उनके चलता गया। तो लास्ट में जो ये पूरा डॉक्यूमेंट बना है हर ट्रांजैक्शन को ले करके, तो ये सर्वर पे एक बॉक्स में स्टोर हो जाता है जिसे हम मीम पूल कहते हैं। अब माइनिंग के प्रोसेस को जानबूझ करके हार्ड बनाया जाता है क्योंकि माइनर्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी का प्राइस ऊपर जाता है, उसे माइन करने के लिए उतने ही लोग आने लगते हैं। और जब कोई भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है तो उसका नंबर जो है वो फिक्स रखा जाता है। इसलिए माइनिंग के प्रोसेस को और मुश्किल बनाने के लिए माइनर्स को और बड़े बड़े हैशिंग प्रॉब्लम दिए जाते हैं। वेल, इसमें आपको मैनुअली तो कुछ नहीं करना है, बस सिस्टम सेटअप करना है और वो खुद ही हैश कैलकुलेशन करती रहेगी। जैसे जैसे माइनिंग के डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाया जाएगा, आपके मशीन को भी कॉइन्स मिलने में उतना ही वक्त लगेगा। पर अब इन्फ्लेशन के कारण क्रिप्टो करेंसी की प्राइस बढ़ चुकी है, तो जो कम नंबर में क्रिप्टो करेंसी मिल रहा है वो मैनेज हो जाता है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का प्राइस पहले से ज़्यादा है। माइनिंग के लिए बहुत बड़े बड़े कुछ माइनिंग फार्म्स लगे हुए हैं जो कि टन्स में बिजली की यूज़ करते हैं, और उनका बिजली का बिल जितना ज़्यादा होता है उससे ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाते हैं माइनिंग के थ्रू। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब ऑलरेडी इतने बड़े बड़े माइनर्स हैं तो फिर हम इस फील्ड में जाकर कुछ प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। तो होता ये है कि आपको अकेले माइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नया आया हुआ कॉइन है जो कि अभी ज़्यादा माइनर्स माइन नहीं कर रहे, तो वहाँ पे तो एक आप नॉर्मल सिस्टम से ही माइन कर सकते हो। पर अगर आपको बिटकॉइन भी माइन करना हो तो आप अकेले भी कर सकते हो, पर अकेले से ज़्यादा अच्छा है कि पहले से बने हुए बहुत सारे पूल्स हैं। अब इन पूल में क्या होता है, माइनिंग फार्म से कंपटीशन करने के लिए बहुत सारे इंडिविजुअल यूज़र्स अपने सिस्टम को लेकर के एक पूल बनाते हैं, और जो भी यूज़र जितने भी हाई प्रोसेसिंग पावर का सिस्टम उसमें डाल रहा है उसे प्रॉफिट का उतना ही बड़ा शेयर दिया जाता है। इसका मतलब अगर आप पहले से कोई एग्जिस्टिंग पूल ज्वाइन करते हैं तो अगर कोई भी उसमें से माइन करेगा तो पूरे इनकम को आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ वेबसाइट जिस पे जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं उनका सॉफ्टवेयर, और कोई भी पहले से एग्जिस्टिंग माइनिंग पूल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉफिट कैलकुलेटर भी मिलेगा, और आपके सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब उसमें कितना प्रोसेसिंग पावर है, कितना जीपीयू है, उसके हिसाब से ये आपको एक प्राइस असाइन करेगा और आपको रफली पर डे का एक एस्टिमेट बना करके देगा। हर कॉइन का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है।
और वो किसी नई टेक्नोलॉजी या किसी दूसरे टेक्नोलॉजी पे भी बेस्ड हो सकता है। तो इसके लिए कभी कभी माइनिंग के लिए भी अलग अलग तरीके के कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। तो जो पहला टाइप का कंप्यूटर है उसका नाम है CPU। CPU हमारा जनरल पर्पस यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कि जो जनरली PC या फिर लैपटॉप में यूज़ होता है। इसका हैशिंग पावर लेस देन 10 मिलियन हैश पर सेकेंड का होता है। इसके बाद फिर आता है GPU, मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जनरली जो ग्राफिक्स कार्ड हमारे लैपटॉप में होता है NVIDIA वगैरह का। तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जनरली हम गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं, पर उसका हैशिंग पावर काफ़ी अच्छा होता है, तो इसीलिए इसे माइनिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसका हैश पावर होता है लेस देन 1 बिलियन हैश पर सेकेंड। ये सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, पर टोटल मिलाकर 10 टू पावर 77 पॉसिबल हैश कॉम्बिनेशंस हैं। तो उसमें से गेस करना एक 64 डिजिट का हैश कितना मुश्किल होगा कंप्यूटर के लिए, इसीलिए उनको माइन करने में ज़्यादा टाइम लगता है। जो थर्ड टाइप का कंप्यूटर है उसका नाम होता है ASICS, यानी कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया सिर्फ माइनिंग के लिए और हैश सॉल्व करने के लिए। इसे आप नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते किसी और काम के लिए, क्योंकि ये स्पेसिफिकली इसी काम के लिए बना होता है। इसका जो हैशिंग पावर होता है वो होता है लेस देन 1000 बिलियन हैश पर सेकेंड, मतलब ये एक सेकेंड में 1000 बिलियन हैश सॉल्व कर सकता है। ये जो मैचिंग का प्रोसेस होता है इसी में सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है और प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसी वजह से जनरली हम ऐसा देखते हैं कि जो माइनर्स का टोटल प्रॉफिट होता है उसका अराउंड 10% जो हिस्सा होता है वो फार्म के इलेक्ट्रिसिटी बिल में ही चला जाता है। तो इनमें से कोई भी मशीन को आप सेटअप कर सकते हैं, और इसके लिए सॉफ्टवेयर आता है जो आप सिंपली डाउनलोड करके और इसमें इंस्टॉल करेंगे तो ये कॉन्फ़िगर हो करके इंटरनेट के थ्रू माइन करना स्टार्ट कर देगा। माइनिंग से और भी बहुत सारे जुड़े इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए हम blockchain.com पे जा सकते हैं। blockchain.com पे जाने के बाद एक्सप्लोर सेक्शन के अंदर चार्ट्स का जो सेक्शन है उसमें आप जा सकते हो। तो इसमें बहुत सारा ग्राफ है जिसमें आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, जैसे एवरेज ब्लॉक साइज़ कैसे कम ज़्यादा होता रहता है, एवरेज ट्रांजैक्शन पर डे ब्लॉक, उसके बाद ब्लॉकचेन का साइज़। तो बेसिकली यहाँ पर आकर हम ये भी देख सकते हैं अलग अलग नंबर के थ्रू जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा वो कितना टफ होगा और उसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो कोई भी करेंसी के माइनिंग को स्टार्ट करने से पहले आप इसके थ्रू भी जा सकते हो, थोड़ा आइडिया लगाने के लिए कि वो कितना मुश्किल होने वाला है। बहुत सारी नई करेंसीज ऐसे भी आ रही हैं जिसमें मोबाइल्स के थ्रू भी आप माइनिंग कर सकते हो। उनका एक स्पेशलाइज्ड ऐप आता है जिसको डाउनलोड करके आप उसकी माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो। किसी भी नए टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन की कोई बाउंड्री नहीं होती। मतलब 1600s में जो मैथ डेवलप की गई थी उसे हम आज यूज़ करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, वैसे ही ब्लॉकचेन को भी और भी बहुत सारे दूसरे एरिया में यूज़ किया जा रहा है। इसमें से एक बहुत फेमस एरिया है NFTs का। तो NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। इसका मतलब ऐसा टोकन जिसे ना ही कोई कॉपी कर सकता है और ना ही रिप्लेस कर सकता है। धीरे धीरे करके NFT का मार्केट बढ़ता जा रहा है, और अगर आप में से कोई आर्टिस्ट हो तो इस मार्केट को ट्राई कर सकता है। NFT एक तरीके का आर्ट होता है जिसे आप क्रिएट करते हो और उसके बाद फिर इसे ओपन मार्केट में प्लेस करते हो बिडिंग के लिए या फिर किसी फिक्स प्राइस पर बेचने के लिए। और अगर किसी को ये पसंद आता है तो इस टोकन को वो ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। अब ये टोकन सिर्फ एक ही है, तो इसीलिए जैसे ही कोई इसे ख़रीदता है तो उसकी फुल ओनरशिप उनको चली जाती है और वो उसके ऑफिशियली ओनर बन जाते हैं। अब आगे वो भी किसी को बेच सकते हैं। कुछ बहुत ही फेमस आर्ट अभी हाल फिलहाल में ही इनमें बिकी थी जो कि बहुत ही हाई प्राइसेस पे बिकी है। तो अगर आप में से कोई आर्टिस्ट हो तो अपना लक ट्राई कर सकता है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आर्ट में इंटरेस्ट होता है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप ऐसे समझ लो कि हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स जो कि अपकमिंग कंपनीज़ को ओन करते हैं जिसका फ्यूचर लोगों को अच्छा लगता है, तो वहाँ पर एज अ शेयर वो अपने NFT बना करके बेचते हैं। और जिन लोगों को लगता है इस कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है तो वो उन NFT को ख़रीद लेते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कोई उसके और भी ज़्यादा प्राइस देने को तैयार हो जाए। तो ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट मिल रहा है उनको बिना कोई भी कंपनी का शेयर डाइल्यूट किए हुए। ये एक एग्जांपल है कि ह्यूमंस कोई भी टेक्नोलॉजी को कितने अमेजिंगली यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्टार्टअप्स अभी फोकस कर रहे हैं ब्लॉकचेन को यूज़ करके ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने में जहाँ पर हम अपने सारे गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स को रख सकें, और क्योंकि आप उसके सोल ओनर हो गए तो फिर आपको उसका एक हार्ड कॉपी रखने की ज़रूरत नहीं है। वही एज अ प्रूफ होगा कि वो डिजिटल कॉपी ओरिजिनल की तरह है।
ये सोच के कितना अमेजिंग लगता है कि एक ऐसा बंदा जो कि एनोनिमस है, जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसने एक पेपर पब्लिश करके एक करेंसी बनाई। एक टोटली न्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट हो गया कंप्यूटर साइंस में ब्लॉकचेन को लेकर और उसके इम्प्लीमेंटेशंस को लेकर। दुनिया भर में लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है क्रिप्टो में ट्रेडिंग और माइनिंग करके, और बहुत सारे लोग तो इससे मिलियनर्स एंड बिलियनर्स भी बने हैं। वेल, होप कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलता है तो चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। कमेंट करके बताएं अगर आपके पास कोई आइडिया हो ब्लॉकचेन को लेकर। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।